सबसे पहले तो हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तामूर जी और सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आज जब हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं और बहुत सारी पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है, संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी कितनी सहायक है और ग्रीन टेक्नोलॉजी से तात्पर्य क्या है? देखिए, इस सब पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। आम आदमी को भी ये महसूस होने लगा है कि मौसम में बदलाव आ गया है। सर्दियों के दिनों में सर्दियाँ कम पड़ रही हैं, गर्मियों के दिनों में गर्मियाँ कम पड़ रही हैं, गर्मियों का पीरियड लंबा हो गया है और बारिश जो पहले लगभग 4 महीने हुआ करती थी, आजकल सिमट के कुछ दिनों में रह गई है। इस सब का असर हमारे दैनिक जीवन में तो पड़ ही रहा है, लेकिन आम जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसी तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो बहुत साधारण शब्दों में कहा जाता है कि पृथ्वी को बुखार आ गया, और ये वास्तविकता है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2017 जो अभी निकला है, अभी तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर सबसे अधिक आया है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर। पहले पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता था, वो अब लगभग बढ़कर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ रहा है। दूसरा, वैज्ञानिकों ने जो अभी अपना अवधारणा दी है कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो इस पृथ्वी पर जीवन का संकट आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे देश जो समुद्र के किनारों पर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े शहर जो समुद्र के किनारों पर हैं, उनका अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। तो आज हम सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है उसको हम लोग कम करें, उस पर नियंत्रण लाएं, और इस नियंत्रण लाने के लिए हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको वो सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेंगी जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हों। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे आज के जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को मतलब इस समस्या को हल करने में एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजी? देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के पहले हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। सतत विकास बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऐसा विकास या ऐसी जो है सामाजिक व्यवस्था जिसका उपयोग हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया है, वो सारे प्राकृतिक संसाधनों का जिनका उपयोग हमने अपने लिए किया है, कम से कम उतना हम अगली पीढ़ी को सौंप पाएँ, ये सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी आपको बताना चाहूँगा जिससे सारी चीज़ें स्वतः परिभाषित हो जाएंगी। कि मेरे दादाजी ने नदी में साल भर बहता हुआ पानी देखा है, मेरे पिताजी ने कुएं में भरपूर पानी देखा है, मैंने नल में पानी को आते हुए देखा है। पानी की कहीं कोई समस्या नहीं थी, नलों में लगातार पानी आता रहता था। और हमारे जो बच्चे हैं अब बोतल बंद पानी देख रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 50-60 साल में कितनी तेज़ी से हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। और आज आवश्यकता यही आ गई है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम दोहन नहीं रोक पाए तो आने वाले 100 सालों में हमको एक और नई पृथ्वी की आवश्यकता होगी हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने तो अपने अध्ययन के द्वारा ये प्रूव कर दिया है कि अगर मनुष्य ने अपनी जीवन शैली नहीं बदली और अगर जनसंख्या की वृद्धि इसी रफ्तार से होती रही, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसी रफ्तार से होता रहा, तो आने वाले 100 सालों में हमको कोई और अन्य ग्रह ढूंढना पड़ेगा जीवन को जीने के लिए। और जहाँ तक वैज्ञानिक जानकारी हमारे पास आज उपलब्ध है, उसके आधार पर पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। अभी तक अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं मिला है। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी ये पृथ्वी जिस पे जीवन उपलब्ध है, इस जीवन को हम बचा पाएँ और जीव जंतु और जो बायोडाइवर्सिटी है उनको रक्षा कर पाएँ, उनकी सुरक्षा कर पाएँ, वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पर हमको जोर देना होगा। तो कौन कौन से घटक शामिल हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी में? देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के साथ जिसका सीधा संबंध हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाता। ग्रीन टेक्नोलॉजी को मैंने 6R फार्मूले में बांधा है। 6R, 6R। पहला है सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस में हमको वो सारी चीज़ें ज़रूरतें कम करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हों, जैसे फ्यूल, ईंधन की हम कम से कम खपत करें।
आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि एक कार को अगर हम 1 किलोमीटर चलाते हैं तो लगभग 250 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम कर देते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर हम अपनी दैनिक जीवन में प्रतिदिन अगर 1 किलोमीटर अपने वाहन का उपयोग कम करें तो यह पर्यावरण को बचाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसी तरह से दिन प्रतिदिन जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है, पदार्थ जो इनका हम उपयोग नहीं कर पाते, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से। प्लास्टिक का हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण में नॉन डिग्रेडेबल है, बरसों तक वो इसी हालत में पड़ा रहता है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाएं उनका उपयोग हम ना करें, कम से कम करें। दूसरी अवधारणा है रिसाइकिल, कि ऐसे चीज़ों को हम ज़्यादा उपयोग करें जिनका पुनः चक्रीकरण किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। उसमें खासतौर से पेपर, प्लास्टिक, कैंस, बैटरीज और ई वेस्ट। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इन पदार्थों को हम इधर उधर ना फेंकें। एक निश्चित जगह पर अगर हम इनका एकत्रीकरण करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो रिसाइकिल करने में हमको अधिक सहूलियत होगी। तीसरा है रिन्यूइंग, कि वो सारी चीज़ें जो रिन्यू की जा सकती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी खास तौर से, उसमें हमको हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, इन पर अधिक ध्यान होगा। इनका उपयोग हम जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहेगा। चौथा है रिफ्यूज़। हमको अब अपनी जीवन शैली में ये बदलाव लाना चाहिए कि ऐसे पदार्थ, ऐसे प्रोडक्ट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको मना करने की आदत डालें। जैसे अगर हम घर से पानी की बोतल साथ लेकर निकलें तो बाज़ार से हम पैक्ड बोतल खरीदने से बच पाएंगे। और अगर हम प्रतिदिन एक बोतल का उपयोग भी अगर हम करते हैं, कम करते हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और अन्य ऐसे पदार्थ जिनमें हेवी मेटल्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका उपयोग ना करें। इनकी जगह बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जाए, तो इनको मना करने की आदत हमको डालना पड़ेगी। इसके साथ ही अब समय आ गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। तो अगला जो हमारा घटक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, कि वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जिनके कारण हो रहा है उनकी जवाबदेही तय हो। हालांकि संविधान में इनका प्रावधान है, औद्योगिकरण में और अन्य गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के एक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन इन एक्ट्स का अगर सख्ती से पालन किया जाएगा तो ही सार्थक होंगे और हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। और एक सबसे आखिरी घटक रीथिंक। एक बार प्रत्येक आदमी को सोचना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है क्या वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ तो नहीं है, और अगर है तो एक बार पुनर्विचार करे और ऐसे कोई प्रोडक्ट्स को ना खरीदे, ना उसको बढ़ावा दे और दूसरों को भी समझाइश दे कि इन चीज़ों का जितना कम उपयोग होगा उतना पर्यावरण के प्रति उचित होगा। एक बार रीथिंक जरूर करें, पुनर्विचार जरूर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 6 आर जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर रहेंगे, 3 आर की जगह अब 6 आर पे यदि हम सोचें तो पर्यावरण को बचाने के प्रति हम अपना दायित्व निभा सकते हैं। तामुर साहब ये बताएं कि अभी वर्तमान में भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कदम बढ़ रहे हैं इसके? नहीं, लोग उसको अपना रहे हैं। आजकल आप देखिए गाड़ियाँ भी जो आ रही हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड आ रही हैं। ई बैटरी गाड़ियाँ का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ आ रही हैं। इसी तरीके से सिंचाई के मामले में जिससे हमको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होता है, तो नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही हैं। चाहे वो ड्रिप इरीगेशन हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाला कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि कम से कम पानी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पैदावार हम कैसा कर पाएँ। इसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी बहुत सी ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हों। इसके साथ साथ हमको ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, आजकल वर्टिकल गार्डन का आपने एक नया कंसेप्ट देखा होगा कि चूँकि जगह कम है तो हर घर में गार्डन बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं उनकी दीवारों को खासतौर से वर्टिकल गार्डन के रूप में तैयार किया जाता है। तो एक को ठंडक पहुँचती है उस बिल्डिंग में और दूसरी ओर प्लांट्स जो लगे होते हैं वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग की जो नई डिज़ाइंस तैयार हो रही हैं वो ये तैयार हो रही हैं कि हमको कम से कम उसमें ऊर्जा का उपयोग करना पड़े, प्रॉपर लाइट हो, हवा का अंदर उपलब्धता बहुत अच्छी हो और टेम्परेचर कंट्रोल बिल्डिंग हो।
प्राकृतिक रूप से, तो हमको उतनी एनर्जी कम लगाना पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और ये भी अपने आप में एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हुई। इसी तरह से ग्रीन परचेजिंग का एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है। देखिए, सिर्फ हम सरकार के सहारे अगर रहते हैं कि सरकार नियम बना दे, सरकार इस चीज़ पे पाबंदी लगा दे, तो वो उचित नहीं है। हम क्यों प्लास्टिक बैग का उपयोग ज़्यादा करते हैं? सब्जी मंडी अगर हम जा रहे हैं तो हम अपने घर से बैग क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? सब्जी वाला तो उसकी मजबूरी है, उसको सब्जी बेचना है, तो एक एक सब्जी के लिए आपको एक एक प्लास्टिक बैग दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हम घर से थैला लेके जाते हैं तो एक ही थैले में हम सारी सब्जियां ला सकते हैं। और आप समझिए कि एक फैमिली में अगर आपने एक सप्ताह में 10 प्लास्टिक बैग का उपयोग भी कम किया तो पर्यावरण संरक्षण में हमारी और आपकी बहुत बड़ी सहभागिता होगी, बहुत बड़ा योगदान होगा। तो दुनिया को में आप कहाँ देखते हैं भारत की स्थिति आज क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है? नहीं, भारत तो चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, विकासशील देशों में आता है। आज भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ विकसित देशों के मुकाबले बराबरी पे तो नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। और हम इको फ्रेंडली भी हैं। हमको बचपन से ही वो संस्कार दिए जाते हैं कि हम कुदरत के साथ, नेचर के साथ रहें। हमारे तीज त्यौहार देख लीजिए आप, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे हरतालिका तीज हो, सारे तीज त्यौहार पर्यावरण के साथ सीधा सीधा उनका संबंध है। और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, उनका स्वरूप, पेड़ पौधों की महिमा आज से हजारों साल पहले हमारे अर्थवेद, युगवेद उसमें की गई है। अर्थवेद का एक श्लोक है जो मुझे याद आ रहा है, उसका हिंदी अनुवाद है कि हे धरती माँ, मैं तुझसे उतना ही लूँ जिसे तू पुनः पैदा कर सके। अब देखिए, आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अवधारणा दी थी कि पृथ्वी का दोहन उतना ही किया जाए जितनी हमको ज़रूरत हो और पृथ्वी उसको पुनः पैदा कर पाए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही सस्टेनेबल विकास है। और ये चिंता आज से हजारों साल पहले की गई थी, जिसकी चर्चा आज हम पिछले 40-50 साल में कर रहे हैं। उस वक्त भी ये सोच था कि प्रकृति को बचाना हर मनुष्य का नैतिक दायित्व है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन कौन से लेवल पे काम किया जाना ज़रूरी है और कौन कौन से विभाग इसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं? शासन के स्तर पर तो काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। बहुत सारे राज्यों ने, हमारे अपने देश के कई राज्यों ने प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी लगाई है। हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में भी प्लास्टिक के उपयोग की पाबंदी लगाई गई है और पेपर बैग्स का देना शुरू किया है। इसी तरह से जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे निकलने वाला उत्पाद, इफ्लुएंट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसका ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है और ट्रीटमेंट के बाद ही उसको बाहर छोड़ा जा सकता है। हालांकि उसमें खर्चा जरूर आता है, लेकिन वो भी उन्होंने आवश्यक कर दिया है। इसी तरह से जल प्रदूषण के बारे में बहुत सख्त नियम है, बहुत सख्त एक्ट है कि कोई भी इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को सीधा नदी नाले तालाबों में नहीं छोड़ेगी, उसको गंदगी पहुंचाना पूरी तरह से पाबंदी है। तो हमारे एक नई चेतना तो आई है और ख़ासतौर से युवा पीढ़ी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज अपने घर को, अपने कैंपस को, अपने आसपास की कॉलोनी को साफ़ सफाई करने पर जोर देते हैं। हमारा भोपाल भी दूसरे नंबर के दर्जे पे आया साफ़ सफाई के मामले में, और आम लोगों में एक जनचेतना आई है, अवेयरनेस आई है। मैं सोचता हूँ कि उनकी जनचेतना, अवेयरनेस एक बहुत सार्थक रिजल्ट हमको देगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो आज पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को अपना तो रहे हैं लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं, अब तो समय आ चुका है। अब हमारे पास बहुत अधिक टाइम नहीं है कि इस बारे में लगातार चर्चा करते रहें। अब ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को अपनाने की, हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की, लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं, प्लास्टिक उत्पाद का कम से कम उपयोग करें। दूसरा, आज खेती की पैदावार, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। इस सब के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं हमको। कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। अनेक बीमारियां इन केमिकल्स की वजह से हो रही हैं। ये फूड चेन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। अब हमको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा बायो फर्टिलाइज़र से, बायो पेस्टिसाइड से, बायो इंसेक्टिसाइड से। समय आ गया है और अभी भी नहीं चाहते तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा कष्टकारक होगा, तकलीफदेह होगा। पर्यावरणविदों की क्या भूमिका है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए? पर्यावरणविदों के साथ साथ हर आदमी का कर्तव्य कि हम कुदरत के साथ हैं। जितना हम नेचर के साथ रहेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। पर्यावरण का संरक्षण किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। जब तक जन भागीदारी इसमें नहीं होगी और जन सामान्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। आज आवश्यकता है कि जन आंदोलन के रूप में इसको चलाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें हिस्सेदारी हो, तभी हम अपनी पृथ्वी को, जो कि माता तुल्य है, उसको बचा पाएंगे और आने वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जिनका उपयोग हमने अपने लिए किया है।
तो चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो आप सबके लिए यही संदेश है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाली संतान भी उसका पूरा भरपूर उपयोग लें, उस कुदरत का, प्राकृतिक चीज़ों का। जैविक संपदा जो है उसको हम बचाएं। बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। आज चिड़ियों को देखना अच्छा लगता है हर एक को, लेकिन कितनी प्रजातियां उनकी नष्ट हो गई हैं, कभी सोचा हमने? तो आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन को क्या वो सारी चीज़ें सिर्फ सपना बन के रह जाएंगी? तो उनके लिए यही मैसेज है कि आज हम खुद संभलेंगे तो आने वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें दे पाएंगी जिनका उपयोग हमने स्वयं किया है। दामोदर सर, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।